Agree. Today I am going to cover the fifth module of soil science. So let's get started with the fifth module. देखिए फिफ्थ मॉड्यूल के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। क्रॉप के अकॉर्डिंग जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये जो है ये क्रॉप्स हैं और ये है आपकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो कि 100 kg जो कॉर्निक प्रोड्यूस होता है उसके लिए कितना अमाउंट जो है कितना आपका फर्टिलाइजर जो न्यूट्रिएंट की डोज है वो चाहिए होती है उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आपको न्यूट्रिएंट दिए गए हैं वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम दिया गया है और ये जो डोज है ये 100 kg के प्रोड्यूस के लिए है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए बेसिकली एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टैंडर्ड पैरामीटर पे पूछे जाते हैं। वो आपको जो कहीं से भी आपको अगर 200 के लिए भी पूछे, अगर आपको 100 का पता है तो आप 200 kg कॉर्निक प्रोड्यूस का जो डोज है वो बता सकते हैं। ठीक है, अगर 100 का आपको पता है तो इसीलिए जो है आपको 100 kg जो कॉर्निक प्रोड्यूस है उसके बारे में, उसकी डोज के बारे में बताना जो है वो नेसेसरी है। तो इसीलिए सबसे पहले हम राइस की बात करते हैं। देखिए राइस में जो नाइट्रोजन का अमाउंट होता है इट इज अराउंड 2.01 kg फॉर 100 kg कॉर्निक प्रोड्यूस और इस तरह से फॉस्फोरस आपका 1.12 है और पोटेशियम आपका 3 है। अब देखिए ये सारे जो नंबर्स होते हैं इन्हें याद रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, बट अगर आप देखिए यहाँ पे एक पैटर्न, अगर आप इसको पैटर्न की तरह लेके चलें तो देखिए पोटेशियम में 3 हो रहा है और नाइट्रोजन में 2 है और फिर फॉस्फोरस में 1 है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। आपको मेमोराइज करने के लिए एक पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में रिकॉल करने में जो है ये इजी पड़े। तो देखिए जिस तरह से पोटेशियम में 3 है उस तरह से नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन में 2 है और फिर फॉस्फोरस में 1 है। अगर आप उनकी जो फर्स्ट डिजिट है इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डिजिट आपको याद होती है तो भी आपका एग्जाम में जो है आपको सही आंसर का पता लग जाएगा कि सही आंसर क्या है। तो इस तरह से जो है हम क्या रखेंगे, इसकी जो आगे की डिजिट है वो इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखेंगे। अगर आपको जो बाकी की डिजिट है वो भी याद होती है तो दैट विल बी मोर बेटर। बट अगर आपको याद नहीं होती है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस पैटर्न में याद रखिए कि 3 पोटेशियम, देन 2 नाइट्रोजन एंड 1 फॉस्फोरस। तो ये राइस के लिए है फॉर 100 kg इकोनॉमिक प्रोड्यूस। फिर वीट की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आरआरबी एसओ का जो क्वेश्चन एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन जो है आ चुका है। तो देखिए वीट में जो आपका न्यूट्रिएंट होता है नाइट्रोजन वो होता है 2.45 kg और इसका अगर फॉस्फोरस की बात करें तो 0.86 और अगर आप बात करें पोटेशियम की तो 3.28। तो देखिए यहाँ पे भी 3, 2 और 0 है, मतलब 3, 2 और 0 है। बहुत ही कम जो है फॉस्फोरस यहाँ पे यूज किया जाता है। तो अगर आप पोटेशियम का लेके चलेंगे तो बहुत सारी क्रॉप में आप देखेंगे पोटेशियम जो है इधर से ज्यादा जो है सीरियल क्रॉप्स में पड़ रहा है। तो आप पोटेशियम से याद करके चलिए कि पोटेशियम का 3 है तो 2 आपका क्या है, 2 के आसपास जो है नाइट्रोजन का होगा और अगर 2 के आसपास नाइट्रोजन का है तो 1 के आसपास जो है वो फॉस्फोरस का होगा। तो वो 1 पॉइंट पे भी हो सकता है और 1 से नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका मेज। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका नाबार्ड में पूछा जाता है। 2017 का जो नाबार्ड का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट बात करते हैं मेज की। तो देखिए मेज में भी जो है 2.63 आपका नाइट्रोजन है, 1.39 आपका फॉस्फोरस है और 3.58 पोटेशियम है। तो यहाँ पे भी देखिए 3 पोटेशियम, देन 2 के आसपास आपका नाइट्रोजन और फिर 1 के आसपास आपका फॉस्फोरस। नेक्स्ट है सोरगम। सोरगम के लिए देखिए नाइट्रोजन 2 है 2.24, आपका फॉस्फोरस 1.33 है और आपका पोटेशियम जो है वो 3.4 है। तो ये भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है आपका 3 to 1 का। 3 to 1 का मतलब 3 आपका पोटेशियम है और 2 आपका नाइट्रोजन है और 1 के आसपास आपका फॉस्फोरस है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी आपका नाबार्ड में पूछा जा चुका है। अब देखिए फिंगर मिलेट की बात करते हैं। तो फिंगर मिलेट में 2.98 तो इसे 3 भी कंसीडर किया जा सकता है। तो अब ये जो है इसका राउंड फिगर भी इसका आपको पता होना चाहिए कि 2.9 है तो उसे आप कहीं पे बहुत सारी जगह में 3 भी मेंशन हो सकता है। तो फिंगर मिलेट के लिए नाइट्रोजन जो है वो आपका 2.98, जो फॉस्फोरस है 1.13 और जो पोटेशियम है वो है आपका 3.90, पोटेशियम 3.90। उसके बाद देखते हैं चिकपी। देखिए चिकपी में अब आपका जो ये लेग्यूमिनस क्रॉप है तो चिकपी में जो आपका अमाउंट होता है, चिकपी क्या है आपकी पल्स है। तो जो पल्स क्रॉप होती हैं उनमें जो नाइट्रोजन का अमाउंट होता है वो ज्यादा हो जाता है।
अराउंड आपके पोटेशियम के ही अराउंड जो है उसमें नाइट्रोजन का अमाउंट जो है उन्हें दिया जाता है। तो देखिए चिट-पी में अगर आप नाइट्रोजन की बात करें तो 4.63 जो है नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस है 0.84 और पोटेशियम है आपका 4.96। तो अगर लेग्यूमिनस क्रॉप की बात की जा रही है तो उसमें नाइट्रोजन और जो पोटेशियम का अमाउंट होगा वो लगभग आसपास होगा और फॉस्फोरस का अमाउंट कम होगा। देखिए जैसे सोयाबीन की बात करते हैं तो सोयाबीन में नाइट्रोजन है 6.6 और आपका फॉस्फोरस है 1.77 और पोटेशियम है 4.44। तो इसी तरह जो अमाउंट है लेग्यूमिनस क्रॉप में वो नाइट्रोजन में ज्यादा होता है, जैसे सोयाबीन में भी। ठीक है, तो ये हो गया उसके पोटेशियम डोज। फिर अब ग्राउंडनट की बात करें तो ग्राउंडनट में 5.8 जो है आपका नाइट्रोजन है, 1.96 आपका फॉस्फोरस है और 3 आपका क्या है पोटेशियम है। फिर पोटैटो की बात करते हैं। देखिए पोटैटो में 0.39 और उसके बाद 0.14 और 0.49। तो ये जो है डोज आपकी पोटैटो में पड़ती है नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम की फॉर 100 kg जो इकोनॉमिक प्रोड्यूस होता है उसके लिए। ठीक है, देखिए आप इसको पोटेशियम की 49 इससे 1 माइनस करिए तो 39 आपकी किसकी हो जाएगी, 39 आपकी हो जाएगी नाइट्रोजन की और इससे भी कम आपकी फॉस्फोरस की जाएगी 14। उसके बाद कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन में जो नाइट्रोजन का जो डोज पड़ता है 4.45 का है और फॉस्फोरस में 2.83 और आपका पोटेशियम का है 7.47। तो इस तरह से जो है इसकी डोजेज जो है 100 kg जो इकोनॉमिक प्रोड्यूस होता है उसके लिए है। तो इन्हें आप एक पैटर्न में फॉलो करिए जैसे आपको सुटेबल लगता है, जो आपको मेमोराइज करने में हेल्पफुल हो उस वे में उस पैटर्न में इसे याद रखिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं फर्टिलिटी इंडेक्स की। देखिए फर्टिलिटी इंडेक्स वो होता है जिसमें जो है आपका जो परसेंटेज ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट है उसमें ऑप्टिमम यील्ड का जो रिस्पांस होता है उसके रिलेशन को कहा जाता है फर्टिलिटी इंडेक्स। मतलब सॉइल में जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है या जो रेट ऑफ न्यूट्रिएंट सॉइल में है उसका जो रिस्पांस होता है आपके यील्ड पे उसके रिलेशन को कहा जाता है फर्टिलिटी इंडेक्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अगर सॉइल टेस्टिंग रेट, जो सॉइल का टेस्ट करने का रेट है अगर वो वेरी लो है तो जो आपके क्रॉप की जो यील्ड होगी वो आपके 95 to 100% जो है जो प्रोबेबिलिटी है क्रॉप रिस्पांस वो जो है आपकी यील्ड उसमें इंक्रीज 95 to 100% का जो है वो इंक्रीज होगी। इसी तरह से अगर लो होगी तो लो में 10 to 25 जो है रेटिंग है सॉइल टेस्ट की तो उसमें 70 to 95 होगा। तो आपको इसमें जो है वेरी लो और वेरी हाई जो है आप इसमें याद रख सकते हैं। अगर आपको पूरा टेबल याद होता है दैट विल बी गुड। जैसे मीडियम के लिए 25 to 50 है तो इसका जो क्रॉप रिस्पांस होगा वो 40 to 70% होगा, जो यील्ड इंक्रीज होगी वो 40 to 70% होगी। इसी तरह से अगर हाई है 50 to 100 है अगर आपका सॉइल टेस्ट का रेट तो इसका जो यील्ड होगा रिस्पांस वो 10 to 40% होगा, जो इंक्रीज होगी यील्ड वो 10 to 40% होगी। देखिए इस तरह से जो वेरी लो है जिसमें 100 प्लस का आपका सॉइल टेस्टिंग रेट है उसमें 0 to 10% जो है आपका प्रोबेबिलिटी है क्रॉप रिस्पांस की। अब देखिए जो ये फर्टिलिटी इंडेक्स होता है ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है। देखिए ये इम्पोर्टेंट होता है आपके क्रॉप रिस्पांस टुवर्ड्स द फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। देखिए जो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन होता है उसके रिस्पांस के लिए क्रॉप के उसके रिस्पांस के लिए जो है ये फर्टिलिटी इंडेक्स इम्पोर्टेंट होता है और सॉइल टेस्ट रेट पे जो है ये डिपेंड करता है। अब देखिए अगर सॉइल टेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, सॉइल टेस्ट रेट डिक्रीज हो रहा है तो जो आपका प्रोबेबिलिटी है क्रॉप रिस्पांस जो है आपका फर्टिलाइजर एप्लीकेशन जो है आपका जो रिस्पांस है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का वो है इंक्रीज होगा। तो ये जो है इसका रिलेशन है इन दोनों के बीच में, क्योंकि फर्टिलाइजर कितना न्यूट्रिएंट जो है क्रॉप को चाहिए या क्रॉप कितने न्यूट्रिएंट पे जो है रिस्पांस कर रही है उन सब चीजों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं हम बोरॉन का जो सिम्टम्स होते हैं सनफ्लावर में डिफिशिएंसी सिम्टम्स वो कितने कितने डेज में जो है सनफ्लावर की ग्रोथ के अकॉर्डिंग अपेयर होते हैं। देखिए सनफ्लावर जो कि बोरॉन के लिए एक इंडिकेटर प्लांट होता है बोरॉन डिफिशिएंसी के लिए। देखिए अगर बोरॉन की जो सिम्टम्स होते हैं अगर जो आपका सनफ्लावर है 28 डेज में अपेयर हो रहे हैं तो इट इज डिफिशिएंट है। जो सनफ्लावर है वो डिफिशिएंट है आपके बोरॉन के लिए। अगर 28 to 36 डेज में जो है अपेयर हो रहे हैं तो मतलब मॉडरेटली डिफिशिएंट है बोरॉन के लिए। अगर 36 डेज जो ग्रोथ है
सनफ्लावर का, उसमें जो है सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, तो मतलब कि ये उसमें जो है डिफिशियंसी, बोरॉन की डिफिशियंसी नहीं है। तो पीक डेज जो होते हैं आपके 28 to 36 डेज जो होते हैं वो पीक डेज होते हैं सनफ्लावर की ग्रोथ के, जिसमें बोरॉन डिफिशियंसी अपेयर होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। या इन डेज में जो ग्रोथ पीरियड के डेज होते हैं सनफ्लावर के 28 to 36 डेज, ये प्रोन होते हैं टुवर्ड्स दी बोरॉन डिफिशियंसी। ठीक है, ग्रेटर देन 36 डेज में जो बोरॉन की डिफिशियंसी होती है उनकी, उसको अपेयर होने के उसके सिम्टम्स जो है या जो उसकी पोटेंशियल होता है वो जो है इतना ज्यादा नहीं होता है बोरॉन डिफिशियंसी के लिए, तो वहां पे जो है बोरॉन डिफिशियंसी नहीं अकर करती है। तो ये डेज जो है वो सेंसिटिव डेज होते हैं। तो ये था आपका बोरॉन डिफिशियंसी सनफ्लावर में। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो इज द नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल है उसके बारे में। देखिए रिडॉक्स पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, टेंडेंसी और कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन या एक्वायर इलेक्ट्रॉन thereby reduce them। देखिए कोई भी प्रोसेस जो होती है आपकी, कोई भी जो प्रोसेस होती है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो या ट्रांसपिरेशन हो या कोई भी हो, जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए जाते हैं, एक्वायर किए जाते हैं, फिर उनका रिडक्शन होता है, तो वो सारी प्रोसेस में जो ये इलेक्ट्रॉन एक्वायरिंग का और जो रिडक्शन का काम होता है वो उसको कहा जाता है रिडॉक्स पोटेंशियल। बेसिकली इट इज अ पोटेंशियल टू एक्वायर इलेक्ट्रॉन्स एंड thereby reduce them। तो ये प्रोसेस होती है रिडॉक्स पोटेंशियल। नेक्स्ट बात करते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की, जिसे CEC जो है शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CEC। तो वह उसका जो फुल फॉर्म होता है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो ये कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है बेसिकली एबिलिटी होती है सॉइल में कि कितना जो कैटायंस हैं वो रिटेन कर पाते हैं कौन से अवेलेबल फॉर्म में, जो जिस अवेलेबल फॉर्म में जो है वो प्लांट के लिए प्लांट उन्हें एब्जॉर्ब करता है, तो उसे कहा जाता है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटायन जो कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो कैरी करते हैं उन्हें कहा जाता है कैटायन। अब ये कैटायन जो होता है, जो सॉइल जिनमें हाई क्ले कंटेंट होता है या हाई ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो उनमें जो है आपका जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होती है उनकी हाई होती है। जैसे वर्मिकुलाइट की जो है आपका जो क्ले मिनरल है उसकी जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो हाई होती है कंपैरिजन टू अदर क्ले मिनरल। और केओलाइट की अगर बात करें तो केओलाइट की सबसे कम होती है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। और अगर ऑर्गेनिक मैटर की बात की जाए तो ऑर्गेनिक मैटर की सबसे ज्यादा होती है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो उन सॉइल्स में, जिन सॉइल्स में क्ले मिनरल्स या क्ले कंटेंट या आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ज्यादा मात्रा में होता है, तो उनकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होती है कंपैरिजन टू दोज सॉइल जहाँ पे जो है ऑर्गेनिक मैटर लैक करता है या आपके क्ले कंटेंट जो है वो लैक करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है ये आपकी, जैसे अगर बात की जाए कोस्ट टेक्सचर या कोस्टल प्लेन सॉइल की, तो वहां पे अराउंड 12 to 15 MEQ पर 100 ग्राम जो है इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। इसी तरह से अगर माउंटेन सॉइल की बात की जाए तो माउंटेन सॉइल की होती है आपकी 8 to 12 MEQ पर 100 ग्राम। तो इस तरह से जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है या कैटायन एक्सचेंज जो होते हैं वो आपके सॉइल में वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू सॉइल टाइप, मतलब सॉइल में जो कंटेंट होता है उसके अकॉर्डिंग जो है ये वेरी करते हैं। तो ये आपका था जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। देखिए ये जो पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर और क्ले कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है उन सॉइल में क्या होता है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है वो हाई होती है, और लो होती है उनमें जिनकी जो ऑर्गेनिक मैटर और जो आपका क्ले कंटेंट होता है कम होता है जिनमें। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बिफोर दैट लेट मी जस्ट रब इट अप। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे पीएच के बारे में। देखिए पीएच क्या होता है, एक पीएच पैरामीटर है, एक लॉगरिथमिक पैरामीटर जिसे कहते हैं, जिसमें आपका 0 to 14 तक जो है नंबर्स होते हैं। ये जो है 0 to 14 तक इसमें आपके नंबर्स जो है वो मेंशन होते हैं, और इन नंबर्स के अकॉर्डिंग ही जो सॉइल का पीएच होता है वो मेजर किया जाता है। अब देखिए न्यूट्रल पीएच आपका 7 पे जो है यहाँ पे आपका न्यूट्रल पीएच होता है। 7 से नीचे अगर आप बात करें तो एसिड जो आपका अमाउंट है सॉइल में वो एसिड बढ़ता जाता है, मतलब जितना जो पीएच है वो घटता जाएगा उतना एसिड कंटेंट आपके सॉइल में बढ़ता जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें 7 से अबव 7, बियॉन्ड 7, तो जिस तरह से 7 के ऊपर जो नंबर्स बढ़ते जाएंगे 14 तक, उसके अकॉर्डिंग आपके सॉइल में
में जो बेसिक कंटेंट्स होते हैं, जो सैलिनिटी और अल्कलिनिटी होती है वो आपके सॉइल में बढ़ती जाती है। और अगर पीएच घट रहा है तो एसिडिटी आपकी सॉइल में बढ़ती जाएगी। तो ये पैरामीटर होता है सॉइल पीएच, इसे कहा जाता है सॉइल पीएच। ये लॉगरिथमिक स्केल से कहा जाता है और इसमें जो है आपके नंबर्स मैंने आपको बता दिया 0 to 14 इसमें नंबर होते हैं। अब देखिए क्या होता है कि फैक्टर्स क्या होता है, जब पीएच में कोई भी जो नंबर घटता है या बढ़ता है तो वो जो होता है आपका 10 फोल्ड जो है वो कम या बढ़ता है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सॉइल की, अगर कि सॉइल का पीएच है 6.5 और वो डिक्रीज होता है 5.5 तक, तो जो उसका पीएच का जो एसिड कंटेंट होगा वो 10 फोल्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो अगर 5.5 पे आता है 6.5 से। इसी तरह अगर 6.5 से आपका 4.5 तक आता है तो इसका जो एसिड कंटेंट होगा 4.5 पे वो 100 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि 6.5 से 4.5 आ रहे हैं तो 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर 4 से आपका 4.5 से 3.5 बढ़ता है तो जो है ये आपका 10 फोल्ड होगा, लेकिन 6 से आपका 6.5 से 4.5 आ रहा था तो 100 टाइम्स होगा। तो इसी तरह से जो है जब आपका पीएच डिक्रीज होता जाता है, एसिड कंटेंट जो है वो आपका इंक्रीज होता जाता है। इसी तरह से जो अवेलेबिलिटी होती है न्यूट्रिएंट्स की, जैसे नाइट्रोजन की, आपके पोटेशियम की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, देखिए ये जो अवेलेबिलिटी होती है ये रैपिडली जो है आपकी डिक्रीज कर जाती है बिलो 6 और बियॉन्ड 8। मतलब 6 से नीचे और 8 से ऊपर जो है इनकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो रैपिडली डिक्रीज होने लगती है। इसी तरह से जो एल्युमिनियम की अवेलेबिलिटी होती है, एल्युमिनियम की, वो भी जो है आपके 5.5 से और 8 के पीएच जो होता है इसके बीच में स्लाइटली जो है एल्युमिनियम अवेलेबल होता है। तो जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होती है वो भी जो है आपके पीएच पे डिपेंड करती है, काफी हद तक पीएच के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए इसी तरह से सॉइल बफरिंग के बारे में जानते हैं। देखिए सॉइल बफरिंग क्या होता है, ये कैपेसिटी होती है सॉइल की टू जो रेजिस्टेंस होती है, मतलब पीएच में जो चेंजेस आते हैं उसको रेजिस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, उसे कहा जाता है बफरिंग। ठीक है, देखिए इसी तरह से हम पर्टिकुलर जो क्रॉप्स होती हैं जैसे ब्लूबेरीज होती है, तो ब्लूबेरीज के लिए जो है मोर एसिडिक सॉइल रिक्वायर्ड होती है। जैसे राइस होती है, राइस के लिए भी आपका अराउंड 3 तक का पीएच है, 3 to 4 तक का पीएच जो है राइस प्रेफर करता है। पोटैटो भी लो पीएच जो है वो प्रेफर करता है। तो देखिए ब्लूबेरीज आपके अराउंड 4.5 to 5.5 तक का पीएच जो है वो प्रेफर करती है। इसी तरह से अल्फा जो है वो टॉलरेट करती है स्लाइटली एल्कलाइन सॉइल को, तो वो 7.75 तक का पीएच जो है वो प्रेफर करती है। जैसे लेग्यूमिनस क्रॉप है, लेग्यूमिनस क्रॉप आपका 6.2 to 7 तक का पीएच जो है उनके लिए सुटेबल होता है, और जो अदर ग्रासेस होती हैं वो 5.8 to 6.5 तक का पीएच जो है वो उनके लिए सुटेबल होता है। तो देखिए पीएच के अकॉर्डिंग भी जो है क्रॉप की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है पीएच पे, क्योंकि बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं जो एसिड के लिए सेंसिटिव होती हैं या सैलिनिटी के लिए, एल्कलिनिटी के लिए सेंसिटिव होती हैं। जिस तरह से अगर सैलिनिटी के लिए जो टॉलरेटेबल क्रॉप की बात की जाए तो जैसे डेट, पाम या शुगर बीट, ये सारी टॉलरेटेबल होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एप्पल की तो ये सेंसिटिव होता है, एप्पल जो है आपका सॉल्ट के लिए सेंसिटिव होता है। तो ये सारी क्रॉप जो है वो अगर पीएच अगर इंक्रीज हो रहा है, बियॉन्ड आपका 8 जा रहा है, बियॉन्ड 7 जा रहा है, तो ये क्रॉप ग्रो नहीं कर पाती हैं, स्टैंड नहीं कर पाती हैं, एबनॉर्मलिटीज जो है इनमें शो होने लगती हैं। तो ये था आपका सॉइल पीएच। नेक्स्ट बात करते हैं बेस सैचुरेशन की। ये बेस सैचुरेशन बेसिकली होता क्या है? बेस सैचुरेशन होता है रिलेटिव नंबर ऑफ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी साइट्स जो होती हैं, कैटायन एक्सचेंज की जो साइट्स होती हैं ऑन सॉइल कोलाइड्स that are occupied by the bases। bases मतलब जो कैल्शियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम से ऑक्यूपाइड जो सॉइल कोलाइड्स होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटीज जो होती हैं उसको कहा जाता है बेस सैचुरेशन। देखिए जो सॉइल पीएच होता है वो भी रिफ्लेक्ट करता है परसेंटेज ऑफ बेस सैचुरेशन ऑफ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। देखिए किस तरह से, फॉर एग्जांपल देखिए जो पीएच होता है मैंने आपको बताया 0 to 14, ठीक है, और 7 पे होता है ये न्यूट्रल, ठीक है ना, ये एसिडिक होता है ना आपका बेसिक होता है। तो यहाँ पे जो आपका बेस सैचुरेशन होता है वो होता है 100, ठीक है। और फॉर एवरी 1/2 यूनिट, मतलब 1/2 यूनिट के लिए जो इसका बेस सैचुरेशन होता है वो जो है आपका 15% होता है।
ठीक है, अगर घटेगा तो 15% घटेगा और अगर बढ़ेगा तो 15% बढ़ेगा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल 6.5 में इसका जो बेस सेचुरेशन है वो है 85%। ठीक है, 6.5 में जो बेस सेचुरेशन है वो है 85%। ठीक है, तो जो बेस सेचुरेशन होगा आपका 6 पे वो हो जाएगा 70%। ठीक है, इसी तरह से जो है ये अगर 0.5 से घटता जा रहा है, जैसे अगर मैं बात करूं 5.5 की, तो वहां पे हो जाएगा ये 55%। ठीक है, तो इसी तरह से जब 0.5 मतलब जब हाफ यूनिट आपकी घटेगी या बढ़ेगी तो जो बेस सेचुरेशन होगा वो 15% जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज होगा। तो बेस सेचुरेशन जो है आपका सॉइल पीएच जो होता है बेस सेचुरेशन को रिफ्लेक्ट करता है आपके कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का जो बेस सेचुरेशन होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो सॉइल पीएच भी जो है उसे रिफ्लेक्ट करता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे फर्टिलाइजर्स की। देखिए बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं फर्टिलाइजर होता क्या है। देखिए फर्टिलाइजर जो है मटेरियल ईदर नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, कोई भी मटेरियल जो नेचुरल है या मैन्युफैक्चर्ड है जो कि न्यूट्रिएंट को कंटेन कर रहा है, जो एक प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे कहा जाता है फर्टिलाइजर। कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस जो नेचुरली अकर करता है या मैन्युफैक्चर किया जाता है जो कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस मटेरियल को या सब्सटेंस को कहा जाता है फर्टिलाइजर। लेकिन नेचुरल फर्टिलाइजर का अगर एग्जाम्पल दो तो जैसे लिटर यूज किया जाता है या कोई भी आपका नेचुरल फर्टिलाइजर जैसे नीम यूज किया जाता है या ग्राउंडनट केक यूज किया जाता है, तो ये नेचुरल आते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर में आते हैं, क्योंकि इनको जो है पर्टिकुलरली आपका केमिकली कोई फॉर्म में या केमिकल जो है इसमें यूज नहीं किए जाते हैं। तो इसी तरह से जैसे बनाना लीव्स यूज की जाती हैं या जो भी आपका कंपोस्ट यूज की जाती है, तो ये नेचुरल होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैन्युफैक्चर्ड की बात की जाए तो मैन्युफैक्चर्ड जैसे यूरिया हो गया, आपका डीएपी हो गया, ये सारे जो है आपके मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। तो चलिए मूव करते हैं सबसे पहले फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर की तरफ। देखिए फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर जो 1957 में आपका बनाया गया, जो कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है 1955 में फॉर्म हुआ। 1955 में आपका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है वो फॉर्म हुआ और 55 में अगर आप 2 ऐड कर देंगे तो आपका जो एसेंशियल आपका जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है वो आपका 1957 में, नॉट 47, 57 में जो है वो आपका फॉर्म हुआ। तो इस तरह से आप दोनों डेट्स को जो है याद रखेंगे, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है ये आपको बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर भी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी जो है पूछने की पॉसिबिलिटीज एग्जाम में होती है। तो आपका फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर कब आया? 1957 में। देखिए उसके बाद जो है 1869 में क्या हुआ, उसके बाद नहीं, उससे पहले की बात है। देखिए जो 1896 की बात की जाए तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर जो है वो फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में इनिशिएट किए गए 1896 में। ठीक है, उसके बाद 1905 में जो कैल्शियम नाइट्रेट था, कैल्शियम साइनामाइड था, अमोनियम सल्फेट, सल्फर फोस्फेट, पोटेशियम सल्फेट जो है ये इंपोर्ट किए गए यूज करने के लिए इंडिया में। क्योंकि देखिए जो प्रोडक्शन है वो जो है उसे इंक्रीज करने के लिए ये सारी चीजें जो है की गई थी। अब देखिए जो 1938 में जो है अमोनिया सल्फेट का जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में जो आपका मैसूर है वहां पे जो है फर्स्ट ये स्टार्ट की गई। मैसूर मतलब बैंगलोर में है, वहां पे 1938 में अमोनियम सल्फेट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी गई। और लेटर उसके बाद 1947 में जो है ये मैन्युफैक्चर यूनिट आपकी अलावी जो कि केरला में है वहां पे भी स्टार्ट की गई इसकी फैक्ट्री। और लेटर 1951 में ये सिंदरी जो कि फर्टिलाइजर फैक्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पौधों को उखाड़ कर ध्यान से देखिए, पौधे के झारखंड के पास जो है ये प्लेस है सिंदरी, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है वहाँ पे स्टैब्लिश की। तो इस तरह से जो है फर्टिलाइजर की जो हिस्ट्री है, किस तरह से फर्टिलाइजर जो ऑर्डर है आपका फॉर्म हुआ, किस कमोडिटी एक्ट के अंदर फॉर्म हुआ। देखिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जो सेक्शन 3 है उसके अंदर जो है ये आपका बनाया गया, रखा गया है आपका फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर को। ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर कब से इंडिया में जो है वो इनिशिएट किए गए और कब से जो है इंपोर्ट किया गया। 1905 में कैल्शियम के फर्टिलाइजर्स थे जो, और अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर्स थे। तो ये सारी जो है हिस्ट्री है फर्टिलाइजर की इंडिया में।
इसी तरह से देखिए अब जो शेयर है टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन का इंडिया में वो किस तरह से है। देखिए सबसे ज्यादा जो फर्टिलाइजर है वो राइस में यूज होता है, देन व्हीट एंड देन शुगर केन। अगर राइस की बात की जाए तो अराउंड 40.5% जो है राइस में फर्टिलाइजर का यूज होता है। फिर व्हीट की बात की जाए तो व्हीट में 24.2 है और शुगर केन में है आपका 8.7%। ठीक है, तो ये जो है ऑर्डर आप याद रखेंगे। और प्रेजेंटली 59 लार्ज साइज जो फर्टिलाइजर प्लांट है इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग रेंज के जो फर्टिलाइजर जो बनाते हैं वो 59 है प्लांट्स हैं इंडिया में फर्टिलाइजर के। और टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन में इंडिया का जो है आपका, देखिए जो टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन है इंडिया का वो अराउंड इस तरह से है कि नाइट्रोजन का 71% है, फॉस्फोरस 22% है और पोटेशियम आपका 7% है। लेकिन नाइट्रोजन का जो टोटल कंजप्शन है उनमें से 85% तो जो यूरिया है, यूरिया का कंजप्शन है 85%। ठीक है, और डाई अमोनियम फोस्फेट का है आपका 66%। जो टोटल फोस्फोरस के फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं उनमें से 66% जो है वो डीएपी कंज्यूम किया जाता है। और देखिए पोटेशियम फर्टिलाइजर जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, आपको ये जो है इंपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है वो इंपोर्ट किया जाता है अदर कंट्री से, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं होता है। तो इस तरह से जो है ये आपका शेयर है फर्टिलाइजर का। और प्रेजेंटली इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है फर्टिलाइजर का। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर की। देखिए जो कंट्रोल है फर्टिलाइजर की क्वालिटी का, मतलब किस तरह से जो है क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है, कुछ स्पेसिफिक जो पैरामीटर्स जो है वो फर्टिलाइजर्स के लिए बनाए जाते हैं। अंडर कौन बनाता है? फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर जो है 1957 में जो बनाया गया है उसके अंदर ये स्पेसिफिकेशन जो है वो फॉर्म किए जाते हैं। देखिए इन स्पेसिफिकेशंस को फॉर्म करने का जो रीजन है वो ये कि फर्टिलाइजर में कुछ अडल्ट्री मतलब कुछ भी हार्मफुल केमिकल्स या कुछ भी जो है एक्स्ट्रा जो है ऐड ना किया जाए, ताकि क्योंकि जो फर्टिलाइजर है वो क्रॉप्स के लिए यूज किए जाते हैं और अगर क्रॉप में जो है इनका एप्लीकेशन दिया जा रहा है तो इनके थ्रू ये हमारी फूड चेन में एंटर कर सकते हैं। और फूड चेन में एंटर कर गए तो जो लिविंग बींग्स हैं उनको जो है उनकी हेल्थ को जो है ये हार्म पहुंचा सकते हैं। इसलिए जो है इनको स्ट्रिक्टली जो है इन पैरामीटर्स को फॉलो किया जाता है। और ये पैरामीटर्स बनाए गए हैं आपके फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अंदर। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अंदर और जो इन पैरामीटर्स को जो है ब्रीच करता है या इन पैरामीटर्स के को इलीगली जो है इन पैरामीटर्स को तोड़ता है तो उनके लिए जो है पनिशमेंट भी जो है इसके अंदर बनाई गई है। तो देखिए जो इसमें फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं यूरिया की बात करते हैं। देखो यूरिया की स्पेसिफिकेशन जो है जो मॉइस्चर परसेंट होना चाहिए बाय वेट इट शुड बी 1%। एंड जो नाइट्रोजन है आपका उसका जो मिनिमम अमाउंट होना चाहिए वो 46% होना चाहिए यूरिया में। और बाय यूरेट जो होना चाहिए उसका जो मैक्स वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 1.50 ऑफ पार्टिकल साइज। ठीक है, इसी तरह से देखिए अगर जो आपका सुपर ग्रेन्यूल यूरिया है तो उसका पार्टिकल साइज जो मिनिमम अगर 80% ऑफ द मटेरियल है तो जो आपका जो साइज होगा वो 13.3 mm रिटेन करेगा, 13.3 mm। इसी तरह से अगर आपका ग्रेन्युलर यूरिया है तो उसका जो 90% अगर 90% ऑफ द मटेरियल है उसका साइज, तो जो उसका साइज होगा वो 4 mm रिटेन करेगा, 4 mm। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी पैरामीटर्स में फॉलो की जाती हैं। आपके स्पेसिफिकेशंस जो हैं यूरिया को जो कंट्रोल क्वालिटी फर्टिलाइजर है जो उसकी कंट्रोल उसकी क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए ये पैरामीटर्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं नीम कोटेड यूरिया की। देखिए नीम कोटेड यूरिया क्या करता है? नीम कोटेड यूरिया आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है क्योंकि ये जो है जो नाइट्रोजन रिलीज करने का जो रेट होता है उसको जो है ये स्लोली जो है रिलीज करता है। तो जो नाइट्रोजन का लॉस होता है वो जो है नीम कोटेड यूरिया में कम होता है कंपेरिजन टू नॉर्मल यूरिया। ठीक है, तो नीम कोटेड यूरिया में जो मॉइस्चर होना चाहिए शुड बी 1, जो इसका नाइट्रोजन का जो रेट होना चाहिए या जो उसका नाइट्रोजन का जो मिनिमम होना चाहिए 46% और बायोरेट जो होना चाहिए 1.5। और इसमें नीम ऑयल कंटेंट जो होता है सॉल्युबल जो होता है वो होना चाहिए 0.035% मिनिमम होना चाहिए। तो इस तरह से जो है इनके स्पेसिफिकेशन है। नीम कोटेड यूरिया के लिए भी आपके लगभग जो है सेम स्पेसिफिकेशन है जैसे आपके यूरिया के लिए है। और इसमें जो है यहाँ पे थोड़ा वेरी
क्योंकि यहाँ पे नीम ऑयल यूज होता है, तो नीम जो ऑयल है वो आपका 0.035% होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम जो नीम ऑयल जो यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, नीम कोटेड यूरिया, ठीक है, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए जो मॉइस्चर होता है वो होना चाहिए 1%, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है, वो होनी चाहिए आपकी 30 डिग्री सेल्सियस पे 85 to 95%, और आयोडीन वैल्यू 65 to 95। स्पॉनिफिकेशन वैल्यू जो होती है, स्पॉनिफिकेशन वो होती है आपकी 160 to 205, और एजार्डिक्टिन जो है आपका, एजार्डिका इंडिका मतलब जो नीम का जो कंटेंट होता है उसको वो मिनिमम होना चाहिए 150 ppm। तो ये नीम ऑयल जो मैन्युफैक्चर के लिए यूज किया जाता है उसके स्पेसिफिकेशंस हैं, उसमें ये सारे कंटेंट जो है इस तरह से होने चाहिए। अब नेक्स्ट फर्टिलाइजर जो है कैन फर्टिलाइजर। देखिए कैन जो कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से कहते हैं और किसान खाद भी से कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो आपका इसके जो स्पेसिफिकेशन है, मॉइस्चर होना चाहिए 1% मैक्सिमम, टोटल अमोनिकल और नाइट्रेट नाइट्रोजन जो होना चाहिए वो 25%। देखिए ये 24 to 25% है, ये जो है आपको इस बार के एग्जाम में भी इसका जो है पूछा गया था। कैन का आपका जो फर्टिलाइजर होता है इसमें कितना नाइट्रोजन होता है आपको पूछा गया था, तो 24 to 25 जो है ये होता है, तो ये 24 भी इसका आंसर हो सकता है और 25 भी, ठीक है। आपका जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस का एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए अमोनिका का जो नाइट्रोजन बाय वेट होता है 12.5% मिनिमम, और जो कैल्शियम नाइट्रेट बाय वेट इसमें होता है 0.5% मैक्स होता है। तो ये सारे जो है स्पेसिफिकेशन है जो आपको जो है ध्यान में रखने हैं, किस तरह से जो है बेसिकली इसमें नाइट्रोजन का कंटेंट कितना होता है वो आपको याद होना चाहिए, इनके कॉमन नेम्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो कैन को क्या है, किसान खाद भी कहा जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम सल्फर कोटेड यूरिया की बात करेंगे। देखिए सल्फर कोटेड यूरिया में जो है आपका जो मॉइस्चर होता है वो मैक्स 1% होता है, नाइट्रोजन बेसिस ऑन वेट 37% मिनिमम होता है। फिर सल्फर का जो बाई वेट है वो होता है आपका 17% मिनिमम, और बाई यूरेट होता है 1.5%। तो ये जो है आपके सल्फर कोटेड यूरिया का है, मतलब जो यूरिया जिसके बाद सल्फर की कोटिंग होती है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। और इसमें भी जो आपका जो साइज होता है पार्टिकल साइज, इफ इट इज 90% देन ऑफ मटेरियल तो इट शैल बी रिटेन 8 mm, ठीक है। 8 mm का जो पार्टिकल साइज होगा वो जो है ये रिटेन करेगा। नेक्स्ट जो बात करते हैं पोटेशियम की। देखिए पोटेशियम जो है आपका, पोटेशियम में जो मॉइस्चर परसेंट होता है इट शुड बी 1.50। देखिए इसमें ज्यादा है, और इसका जो पोटेशियम है K2O5 बाई वेट वो है आपका 23%, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का परसेंट बाई वेट इसमें है 10, और टोटल क्लोराइड बाई वेट इसमें है 2.5। देन सोडियम की बात करें, सोडियम क्लोराइड की, तो वो है इसमें 1.60। तो ये जो है आपके पॉइंट्स हैं पोटेशियम के लिए। अब देखिए जो ये कंट्रोल ऑर्डर होता है आपका, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेक्रेटरी है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, उसके अंदर जो है ये सारी चीजें जो है आपकी, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है वो इन्फोर्स करती है आपके फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर को, और उसके अंदर आपके जो है ये सारे जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो फॉर्म किए जाते हैं रिगार्डिंग फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द कंट्री जो है ये फॉलो किए जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये स्पेसिफिकेशन है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं जो फर्टिलाइजर मूवमेंट ऑर्डर, मैंने आपको बताया कि 1973 में जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन फर्टिलाइजर का वेरियस स्टेट में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्टार्ट किया गया 1973 में, ठीक है। उसके बाद जो रॉक फॉस्फेट होता है, बोन मील होता है, जिंक सल्फेट होता है, जो आपका इसको जो है एग्जेम्प्ट किया गया है। एग्जेम्प्ट मतलब इसको ऐड नहीं किया गया आपको इस मूवमेंट के अंदर, ठीक है। इसको एग्जेम्प्ट किया गया फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। जो मूवमेंट था उसके अंदर जो है रॉक फॉस्फेट और रॉ बोन मील, स्टीम्ड एंड रॉ दोनों को जो है इसको ऐड नहीं किया गया। तो ये था आपका फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो बेसिकली हमको सॉइल में जो सॉल्ट की प्रेजेंस होती है, कितने अमाउंट में सॉल्ट है उसके बारे में पता चलता है। मतलब सॉइल जो है वो
जो उसमें सॉल्ट है वो एक्सट्रीम अमाउंट में है या नेग्लिजिबल अमाउंट में है, वो हमें जो है ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से पता चलता है। ठीक है, बेसिकली आपको जो सैलिनिटी होती है सॉइल की और अल्कलिनिटी होती है उनके जो है उनमें जो है कितना सॉल्ट जो होता है सॉइल में, वो जो है इस पैरामीटर से हमको पता चलता है। अब देखिए अगर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इट इज लेस देन 2, तो ये जो है सॉइल सैलिनिटी जो होगी वो आपकी नेग्लिजिबल होगी और क्रॉप पे जो है क्रॉप की यील्ड पे या क्रॉप पे इसका कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा। इफ इट इज 2 to 4 तो यील्ड जो है जो बहुत सेंसिटिव क्रॉप्स जो होती हैं जैसे एप्पल हो गया, ये जो है आपकी सैलिनिटी के लिए सेंसिटिव होते हैं, तो ये ऐसी जो क्रॉप्स हो गई वो जो है इस वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, उनकी यील्ड जो है वो डिक्रीज होने लगेगी और प्लांट जो है एबनॉर्मल सिम्टम शो करने लगेगा। अगर 4 to 8 है तो देखिए बहुत सारी क्रॉप्स जो होती हैं वो इतने सैलिनिटी में जो है सर्वाइव नहीं कर पाती, उनकी क्रॉप जो है वो हैम्पर होने लगती है, वो जो है सैलिनिटी के जो सिम्टम्स होते हैं, प्लांट विल्ट होने लगता है, ये सारे सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं 4 to 8 में। नेक्स्ट 8 to 16 में जो ओनली जो हाई टॉलरेट कर पाती है सॉल्ट को, वो क्रॉप ही जो है सर्वाइव कर पाएंगी, जैसे हाई सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप जैसे राइस हो गया, शुगर केन हो गया आपका, और शुगर बीट हो गया, डेट पाम हो गया, तो ये जो है हाईली जो है सॉल्ट को टॉलरेट कर जाती हैं और वहां पे सर्वाइव कर जाती हैं। इसी तरह अगर ग्रेटर देन 16 पहुंचता है तो जो फ्यू जो टॉलरेटेबल क्रॉप्स होंगी जो सॉल्ट को टॉलरेट कर पाती हैं वो जो है यहाँ पे ग्रो कर पाएंगी। ठीक है, तो देखिए जो ईसी होता है आपका 2 to 16 है, 2 to 16 जो है इसके पैरामीटर्स होते हैं और आपको इस तरह से याद रखना है। देखिए 2 जो है नेग्लिजिबल है, 2 के बाद अगर इसको डबल कर दीजिए 2 to 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है सेंसिटिव वाले सर्वाइव नहीं करेंगे। फिर जो है 4 को डबल कर दीजिए मतलब 4 to 8 ये हो गया, तो यहाँ पे जो है बहुत सारी क्रॉप सिर्फ जो टॉलरेटेबल क्रॉप्स होंगी वही यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगी। 8 का डबल हो गया 16 और 16 का जो है यहाँ पे टॉलरेट क्रॉप जो कर पाती हैं वो यहाँ पे उनकी क्रॉप को कोई हार्म नहीं पहुंचता पर अदर क्रॉप्स को हार्म पहुंचता है। फिर जो है 16 से ऊपर जो पहुंचता है तो वहां पे फ्यू जो टॉलरेट क्रॉप्स होती हैं जो हाई सैलिनिटी को जो है बेयर कर पाती हैं, सिर्फ वो ही जो है वहां पे सर्वाइव कर पाती हैं। ठीक है, देखिए ये टेबल आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखिए इस तरह से इस टेबल से जो हाई सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स है उनके रिगार्डिंग और लो सॉल्ट टॉलरेंट जो क्रॉप है उनके रिगार्डिंग जो है पूछे जाते हैं। और सलाइन सॉइल का जो ईसी होता है वो कितना होता है, सलाइन सॉइल का ईसी होता है ग्रेटर देन 4 और अल्कलाइन सॉइल का होता है लेस देन 4। तो ये सारी चीजें जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं, पूछी जा चुकी हैं कॉन्टिन्यूसली, जो है पिछले 2 सालों से इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये टेबल जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि कितने अमाउंट में कितने नंबर में जो है आपकी सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज होती है या कितने पे डिक्रीज होती है, क्योंकि वो एग्जैक्टली आपको ये नहीं पूछेगा कि ग्रेटर देन 4 जो है आप सैलिनिटी जो है आपके सॉइल में, वो आपको क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। तो ये पूरा टेबल अगर आपको पता होगा कि कितने पे जो है सैलिनिटी इंक्रीज होती है, अगर आपसे पूछ गया कि ईसी जो है आपका कितने पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो सॉइल को या किसी भी क्रॉप को जो है इफेक्ट नहीं करती है, जिसमें सैलिनिटी जो है वो नेग्लिजिबल है, अगर आपको पता होगा ये टेबल आपको याद होगा तो आप सीधा जो है 2 या लेस देन 2 वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये टेबल आपको याद रखना है कि जो सैलिनिटी है किस तरह से जो है होती है डिफरेंट नंबर्स में, कितने अमाउंट में, कौन कौन सी क्रॉप जो है इसके लिए सेंसिटिव होती है या टॉलरेबल होती है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जो बोरॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उससे भी जो है हम ये भी जो है सैलिनिटी कैरेक्टर होता है सॉइल का। तो देखिए अगर बोरॉन जो है लेस देन 0.7 ppm है तो क्रॉप्स जो है वो सेफ है, मतलब ग्रो की जा सकती हैं, कोई भी हैजार्ड प्रॉब्लम जो है इसके रिगार्डिंग सॉइल में नहीं होगी या क्रॉप को कोई भी जो टॉक्सिक प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। इफ इट इज 0.7 to 1.5 ppm देन थोड़ा सा जो है रिस्क हो सकता है, वो क्रॉप जो सेंसिटिव होती हैं या जो बोरॉन टॉक्सिसिटी के लिए बहुत ही सेंसिटिव होती हैं उनको ग्रो होने में जो है प्रॉब्लम हो सकती है, बट कुछ क्रॉप जो है यहाँ पे स्टैंड कर जाएंगी। नेक्स्ट अगर 1.5 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1.5 ppm है, तो वो जो है अनसेफ होता है, वो उतना जो अमाउंट अगर आपका सॉइल में है बोरॉन का तो दैट इज द वेरी हार्मफुल अमाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप एंड जो भी क्रॉप्स हैं या कोई भी प्लांट्स हैं या सॉइल है, क्रॉप और एज वेल एज सॉइल दोनों के लिए ही जो है ये बहुत ही हार्मफुल अमाउंट है बोरॉन का। तो इतना अमाउंट जो है वो होना नहीं चाहिए सॉइल में बोरॉन का। तो ये टेबल भी जो है आपको
याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये थोड़े इम्पोर्टेंट जो चीजें हमने सॉइल के बारे में डिस्कस करी आज के मॉड्यूल 5 में, और मॉड्यूल 5 जो है आपका सॉइल साइंस का यहाँ पे कंप्लीट होता है। इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी इशू रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी टॉपिक, you can mail me through this email address divya@gurukulegri.com. I will try to resolve your query there. तो चलिए